का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं जो 27 मार्च को आपका एग्जाम होगा विज्ञान के क्लास 10 के विद्यार्थियों का, उसके हम लोग 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले अंकों का क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी कि आपको एक भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले छूटने नहीं देंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो चलिए जल्दी से पढ़ लीजिए क्योंकि समय बहुत ही आपके पास समय बहुत ही कम है, कल ही एग्जाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है। यहाँ पर पूछा गया तो इसका मात्रक क्या होता है, तो आवेश के प्रभाव को दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। याद रखिएगा, आवेश के प्रभाव को दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्या है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस की क्षमता जो होती है माइनस में होती है, ठीक है। इसीलिए P बराबर क्षमता बोला है तो 1/f, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा माइनस में, यानी कि 0.5, ठीक है। 0.5 माइनस डायोप्टर आ जाएगा, यानी कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की जो क्षमता होगी 0.5 डायोप्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। यानी कि आप लोग जानते हैं, देखिए कोई भी जो रासायनिक, क्योंकि रासायनिक समीकरण जो होता है उसका अभिकारक उत्पाद क्या होता है, उसमें दोनों पक्षों में बराबर होना चाहिए। यह किसके सिद्धांत है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार जो क्या कहते हैं कि दोनों तरफ जो है वो संतुलित होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, क्योंकि ताकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन कर सके, ठीक है। चलिए हम लोग आंसर को सही समझते हैं। वो रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों यानी कि अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बाद डिटेल जानकारी लेते हैं। यानी कि H2 है, O2 है, जैसे हम लोग 2 लगा दिए, यहाँ पर भी 2 लगा दिए। क्यों लगाए, क्योंकि इसको संतुलित करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है अभी समझे कि देखिए, चलिए समझते हैं। तो क्यों आवश्यक होता है कि संतुलित समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक, क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु नष्ट हो सकता है और ना ही उसका निर्माण कर सकते हैं हम लोग। इस नियम के अनुसार क्या हो सकता है कि यह द्रव्यमान समान होने के कारण होना चाहिए। इस नियम के अनुसार क्या होना चाहिए कि द्रव्यमान समान होना चाहिए। वह तभी संभव है जब दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि दोनों ओर जब तक तत्वों की संख्या जो है समान नहीं होगा तब तक यह पालन नहीं हो सकता है किसका, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का, ठीक है। क्योंकि किसी भी तत्व मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया ना ही हम लोग परमाणु को बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए क्या रहता है, दोनों संचित रहता है ना, इसीलिए उसको संतुलित करना पड़ता है, ठीक है। पीएच स्केल किसे कहते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। चलिए देखिए, पीएच स्केल वो स्केल है जो किसी क्या है कि जो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। यानी कि कोई अम्लीय कितना है, कोई विलयन कितना क्षारीय है, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, किसकी परास कितनी होती है, तो ये होती है 0 से 14, ठीक है। क्या होती है, 0 से 14 होती है। तो उदासीन विलयन की पीएच मान कितनी होती है, तो 7 होती है। कितनी होती है, तो 7 होती है। यानी कि हम लोग जानते हैं। अब देखिए आईपीएक नाम जो है, IUPAC का नाम को आपको यह जो भली भांति बनाना होगा, ठीक है। IUPAC नाम आपको हर हाल में देंगे कल के एग्जाम में। तो एक ही हम बताए हैं यहाँ पर CH3 CH2 Br यहाँ पर। तो ब्रोमो क्या होगा, ब्रोमो इथेन होगा, ब्रोमो इथेन, ठीक है। ब्रोमो इथेन होगा, इसमें क्या होगा नाम इसका, ब्रोमो इथेन, ठीक है। क्या नाम होगा, ब्रोमो इथेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जानते हैं कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए एक क्षुद्रांत कैसे अवकल्पित किया गया है। देखिए यानी कि इसमें साफ साफ बोल रहा है कि पचे हुए भोजन को क्षुद्रांत जो है कैसे अवशोषित कर लेते हैं, उसका बारे में लिखिए। देखिए क्षुद्रांत पचे हुए वजन का अवशोषण ज्यादा हो सके तथा सतही क्षेत्रफल अधिक हो सके, इसके लिए क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर क्या होता है, अनेक उंगली जैसा प्रबद्ध मतलब संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, दीर्घोरम कहते हैं। आपको पूछ सकता है कि दीर्घम किन्हें कहते हैं या दीर्घोरम किसे कहते हैं, तो यहां तक आप लोग आंसर लिखिएगा, ठीक है। कि क्षुद्रांत में उंगली जैसी प्रबद्ध होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, तो दीर्घोरम कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं कि दीर्घोरम में रुधिर वाहिकाओं की क्या होती है, बहुतायत होती है, जो भोजन को क्या करते हैं, अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक क्या करती है, पहुंचाती है। इन कोशिकाओं में भोजन का प्रयोग ऊर्जा प्राप्त के लिए किया जाता है तथा नए उत्तकों के निर्माण के तथा टूटे हुए उत्तकों की मरम्मत के लिए होते हैं। यानी कि इसमें समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाहता है कि कोशिका जो इसमें अवशोषित करने के बाद कोशिका क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त के लिए
किया जाता है, जो इसमें भोजन का प्रयोग किसके लिए उपयोग किया जाता है कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। साथ ही इसका जो नए ऊतक निर्माण के लिए भी किया जाता है, जो हमारे शरीर में टूटे हुए ऊतक है तो उसका भी क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग कि प्रतिवर्ती क्रिया पहले जान लेते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, जैसे चौंकना, अचानक हम लोग चौंक जाते हैं ना, छींकना, यह क्या है, अचानक छींक जाते हैं, अचानक छींके आते हैं, कुछ भी घुसे, चीखना यानी कि चीखना, कुछ डर जाते हैं तो पूरा जोर से कुछ गिर जाता है अचानक, तो हमारे छिपकली, जब एक दिन हम क्या करते हैं मैथ बना रहे थे, ऊपर से छिपकली गिर गया, इतना जोर से चीखे ना, तो ये क्या हो गया, ये प्रतिवर्ती क्रिया है ना। डर जाना, अचानक नेत्र की पुतली का संकुचित हो जाना तीव्र प्रकाश के कारण, यानी कि जो डायरेक्ट बहुत जोर से कोई लाइट मार देता है बहुत तीव्र वाला, तो क्या हो जाता है, अचानक सिकुड़ जाता है ना, हमारी जो पलकें है वो ढक जाता है, मतलब पलके मार देते हैं ना। तो ये सब क्या है, तो प्रतिवर्ती क्रिया है, ठीक है। अचानक किसी गर्म वस्तु को छुएंगे तो वो क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती चाप क्या है, इसके कौन कौन से घटक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया में आवेग की गमन मार्ग की प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, यानी कि प्रतिवर्ती चाप क्या है, जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का आवेग करता है, ठीक है, उसके रास्ते गमन मार्ग यानी कि उसके रास्ते को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो इसके कितने गर्रक होते हैं, एक ग्राही अंग होते हैं, संबंधी तंत्रिका होते हैं, तंत्रिका केंद्र होते हैं, प्रेरक तंत्रिका होते हैं और अबाई अंग होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अब नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय स्रोत से आप क्या समझते हैं। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जो समाप्त होने वाले नहीं है, यानी कि हम लोग समझ सकते हैं कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो क्या है, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। साथ ही इसमें ऊर्जा क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें से कि बार बार हम लोग ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है जिनसे हम बार बार ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सूर्य, पवन आदि, ठीक है। नेक्स्ट चलिए समझते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, ठीक है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत रहते हैं जो समाप्त होने वाले हैं और जिनसे हम बार बार ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पढ़ लेते हैं। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, यानी कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। याद रखिए कि लेंस के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक डायप्टर होता है या m⁻⁻1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि रेडेक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। कि यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, रेडेक्स अपचयन। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि उपचयन और अपचयन दोनों जिसमें एक साथ होती है उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो रेडेक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए उपचयन जिस या आपको क्या करना है, वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है उसे क्या कहते हैं, रेडेक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर CuO क्या है, उपचयन है, अपचयन है, साथ ही H2 क्या है, उपचयन है। क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, जिसके साथ आरास होता है उसे उसके अपचयन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन के परमाणुओं के कार्बन के जो होते हैं ना, जो अकेला बंध में, यानी कि जिसके बीच में बॉन्ड जो होता है, यानी कि बंधन जो होता है, जो बंधन होता है उसके बीच क्या होता है, एक बंध होता है, यानी कि उसे क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। साथ ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, जिसके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CH4 C2H6 CH2H4 C2H2, या पे इसका देखिए इसको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खनिज क्या है, अयस्क का क्या है, गैंग क्या है, ठीक है, और गैंग क्या है। तो चलिए समझते हैं हम लोग खनिज क्या है, अयस्क क्या है, गैंग। सबसे पहले खनिज क्या है, धातुओं के तत्व या यौगिक जो भूपट्टी के में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिनमें कुछ अन्य पदार्थ जैसे मृदा, रेत, चूना पत्थर मिले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो खनिज कहते हैं। साफ साफ समझ में आ गया कि खनिज क्या है, तो जो हमारे भूपट्टी के नीचे प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, मृदा, रेत, चूना पत्थर मिले होते हैं, वो जो निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। मतलब जैसे कोयला निकल उसके साथ क्या मिट्टी, मृदा, रेत, चूना पत्थर भी निकल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। अयस्क क्या है, जिस खनिज से धातु कम खर्चे पर हमें उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार गैंग क्या है, जो उसमें साथ मिट्टी, रेत निकलता है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन्य एवं वन्यजीव संरक्षण 3 उपाय देखिए। वन्य जीव को देखिए, वन को यदि संरक्षण नहीं करते तो सही नहीं है, क्योंकि वन को हम लोग को बचाना चाहिए। साथ ही साथ वन्य जीव यदि वन रहेगा तो वन्य जीव रहेगा। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को जानते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, वन्य जीवों के शिकार पर पुनः क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। वन्य जीव क्षेत्र में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करनी चाहिए। राष्ट्रीय पार्क की क्या करनी, घोषणा करनी चाहिए। अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य की क्या करना चाहिए, घोषणा करना चाहिए। साथ ही साथ वन को बचाने के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, पेड़ों की कम कटाई करनी चाहिए। सड़कें जो है उस क्षेत्र से ना लेकर जाए जहां पर ज्यादा वन मतलब पेड़ है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में अंतर स्पष्ट करें। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है, यह पदार्थ जिन्हें जीवाणु तथा कवक जैसे सूक्ष्मजीव सरल पदार्थ में अपघटित कर देता है, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाता है। यानी कि जैव निम्नीकरण पदार्थ उसे कहेंगे जिसे सूक्ष्मजीव आसानी से उसको क्या करते, पचा देता है, यानी कि उसमें क्रिया करके क्या करते, सरल पदार्थों में अपघटित कर देता है, यानी कि मिट्टी में मिला देता है। उस वैसे पदार्थ को हम लोग जैव निम्नीकरण पदार्थ कहेंगे। ये पदार्थ जिनके निम्नीकरण के लिए एंजाइम सूक्ष्मजीव में उपलब्ध होती है, इस जैसे उदाहरण के लिए कृषि पादप अपशिष्ट, कागज, चमड़ा, गोबर, मलमूत्र आदि क्या है, जैव निम्नीकरण पदार्थ है। नेक्स्ट इसी का चलिए अजैव निम्नीकरण वाला पढ़ते हैं हम लोग। अजैव निम्नीकरण जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ठीक है, कांच, पीड़कनाशक, डीडीटी, ये सब क्या है, अजैव निम्नीकरण कारक है। अजैव निम्नीकरण क्या है, पदार्थ है। ठीक है, क्योंकि यह इसमें सूक्ष्मजीव अपना अपघटित नहीं कर सकता, यानी कि इसमें अपना क्रिया नहीं कर सकता, यानी कि इसको पचा नहीं सकता है। सूक्ष्मजीव अपना उपयुक्त एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण उनका अपघटन नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करती है, क्यों, इसका कारण बताया। देखिए, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु पर क्या होंगे, क्षेत्र के दो दिशाएं हो जाएगी। यानी कि जैसे प्रतिच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगी, तो दो दिशाएं निकल जाएगी, यानी कि एक दिशा इधर, एक दिशा, यानी कि दो दिशाएं जो कभी भी संभव नहीं है, अतः यह क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। देखिए, सोडियम बहुत ही सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी से अभिक्रिया कर क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। वायु में खुला छोड़ देने पर यह क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है, जिसके कारण से क्या हमें मिट्टी के अंदर क्या करना, डुबोकर रखना पड़ता है, क्योंकि यह बहुत ही अति क्या सक्रियशील धातु है, यानी कि बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, जिसके कारण से हमें क्या, यदि हम लोग इसे खुले वायु में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत ही आग पकड़ लेगा। इसीलिए हमें मिट्टी के तेल में क्या करते हैं, डुबो कर रखते हैं। या आप लोग बोल सकते हैं इसको कि सोडियम बहुत ही सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है, वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती है। इसी का मतलब हो गया। ठीक है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बन के दो अपरूपों के नाम लिखिए। तो हीरा डायमंड, यानी कि हीरा डायमंड इसी को कहते हैं ग्रेफाइट कोयला। ठीक है, यानी कोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पौधे जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण से प्राप्त करता है। ठीक है, और जल भूमि से प्राप्त करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जीवाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार के लाभान्वित है। तो लाभान्वित है इसमें देखिए, तो बीजाणु के चारों तरफ एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करता है। नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगता है। यह हल्के तथा गोल होते हैं जिसके कारण आसानी से वातावरण फैल जाता है। यानी जीवाणु जो है मतलब मोटी भित्ति का होता है। जैसे इसमें क्या होता है, इसकी जो मोटी भित्ति है वो प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। नम सतह जैसे आने पर वो क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं तथा हल्के और गोल होने के कारण जिसके कारण ये वातावरण आसानी से क्या होता है, फैल जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही लंबा चौड़ा वीडियो बन रहा है, इसलिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे इसको पढ़ने के बाद, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो अगला जितना भी क्वेश्चन है 2 और 3 नंबर वाला उसको अगला में करते हैं। ठीक है, अगला वीडियो में। कृत्रिम चयन क्या है, एक उदाहरण दे। मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों को अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कृत्रिम चयन कहते हैं। जैसे हम लोग अभी जो मांस मुर्गियां खाते हैं वो क्या है, कृत्रिम चयन द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, यानी कि जो मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के द्वारा क्या करते हैं, परिवर्तन लाने की, मतलब जीवों में क्या करते हैं, परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कृत्रिम चयन कहते हैं। जो हम लोग मांस मुर्गियां खाते हैं वो क्या है, कृत्रिम चयन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद।